गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। चलिए, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए, सीटेट 2025 सीडीपी बाल विकास का कुछ प्रश्न देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि ए नंबर है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्राओं को शामिल करते हैं। दूसरा है बी नंबर में वे व्यक्तिगत छात्राओं की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अगला सी नंबर है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चौथा है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। यहाँ पर पहला है बी और सी, दूसरा है ए और डी, तीसरा है ए बी सी, चौथा है ए बी डी। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए सही है, बी सही है और डी सही है। चलिए, अगला प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। दूसरा ऑप्शन है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तीसरा ऑप्शन है बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। चौथा ऑप्शन है अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। अगला प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। चौथा ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। अर्थात यह ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है साथियों कि बच्चा जब भी सीखता है उसको सामग्री का उपलब्ध कराना और उसको आवश्यकता पड़ने पर उसको सहारा इशारा के मदद से उसको आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न है 4 नंबर, पाठ्य पुस्तकों को मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। पहला ऑप्शन है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। दूसरा ऑप्शन है जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। तीसरा ऑप्शन है जेंडर पहचान को मजबूत करना। चौथा ऑप्शन है जेंडर भूमिका का नम्यता को हतोत्साहित। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। अगला प्रश्न संख्या 5 है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीज गणित और गणना। दूसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। तीसरा ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीज गणित और गणना। चौथा ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीज गणित और गणना। अगला प्रश्न संख्या 6 है,
आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना, यदि यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है दृष्टि संबंधित समस्याएं, दूसरा ऑप्शन है भाषा की समझ की समस्या, तीसरा ऑप्शन है स्वलीनता विकार, चौथा ऑप्शन है संरचना संबंधी विकार। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दृष्टि संबंधित समस्याएं। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न संख्या 7 है अभिकथन ए। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण क्या है? समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। सही विकल्प चुने। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्याएं करता है। दूसरा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की सही व्याख्याएं नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतः क्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समद्विभामुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। पहला ऑप्शन है अधिक जानकार अन्य अंदर, दूसरा ऑप्शन है अधिक जानकार अन्य बस बाहर, तीसरा ऑप्शन है भौतिक वातावरण अंदर, चौथा ऑप्शन है भौतिक वातावरण बस बाहर। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अधिक जानकार अन्य अंदर। चलिए अगला प्रश्न संख्या 9 है। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होंगी? चलिए ऑप्शन नंबर 1 है छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। दूसरा ऑप्शन है छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है स्व निम्न और समय प्रबंध के लिए छात्र को टाइमर देना। चौथा ऑप्शन है माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्वनियमन और समय प्रबंध के लिए छात्र को टाइमर देना। अर्थात ये ऑप्शन कहना चाह रहा है कि बच्चे का तुरंत किसी को कंप्लेन नहीं करना है, तुरंत माता पिता को ला करके बैठा के बच्चे का अच्छा बुरा तुरंत नहीं समझाना चाहिए। बच्चे को, छोटे बच्चे को मौका देना चाहिए, स्वनियमन अर्थात अपने आप में वो सुधार कर सके। समझे मित्रों, यह ऑप्शन का यही तात्पर्य है, स्वनियमन और समय प्रबंध के लिए छात्र को टाइम देना अर्थात अपने आप में सुधार करने के लिए उसको समय देना। एक शिक्षक के लिए यह चीज है, बच्चे को वक्त और मौका देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। अभिकथन छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण क्या है? भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही विकल्प। चलिए ऑप्शन नंबर 1 है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्याएं करता है। मित्रों, जब भी अभिकथन और कारण वाले प्रश्न आए तो आप ध्यान पूर्वक अभिकथन को पढ़ें और समझते हुए पढ़ें और कारण को भी समझें, तभी आप इसका सही उत्तर को चुन पाएंगे। चलिए दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। चलिए तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्याएं करता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या है 11। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। तीसरा ऑप्शन है छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। चौथा ऑप्शन अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसमें कह रहा है प्रकृति के साथ प्रकृति यानी पर्यावरण से जोड़कर बच्चे अपने दिमाग को अपने अंदर के बुद्धि को डेवलप करते हैं। यही चीज़ यह ऑप्शन कहना चाह रहा है मित्रों। चलिए अगला प्रश्न संख्या 12 है। फिर आता है क्वेश्चन वही अभिकथन और कारण। अभिकथन क्या है? एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण क्या है? बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। सही विकल्प चुने। पहला ऑप्शन क्या है? ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्याएं करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्याएं नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्याएं नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं है? पहला ऑप्शन है ए यह एक रेखीय प्रक्रिया है। बी नंबर में यह एक जटिल प्रक्रिया है। सी नंबर में यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। डी नंबर में यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। पहला ऑप्शन में ए बी, दूसरा ऑप्शन में बी सी, तीसरा ऑप्शन में बी सी डी, चौथा ऑप्शन में ए बी सी डी। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी सी डी। चलिए अगला प्रश्न संख्या 14 है। अभिकथन ए वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्याएं करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्याएं नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। थोड़ा सी ये मिसमैच हो गया दोस्तों। चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्याएं करता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या और हमारा आज का यह अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। पहला ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। तीसरा ऑप्शन है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। चौथा ऑप्शन है विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। चलिए मित्रों आज का हमारा यह 15 प्रश्नों का श्रृंखला समाप्त हुआ। आप हमारे वीडियो को लाइक करें। आप जो भी वीडियो हमारा देख रहे हैं उसको लाइक करें दोस्तों। इससे हमें
हौसला जाहिर होता है हमारा, और हम आपके लिए वीडियो और आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, और अच्छे से अच्छे कंटेंट को हम आपके साथ लाते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें, या कमेंट में आप लिखें किस तरह का वीडियो चाहिए और हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए आपके लिए, किस टाइप का और वीडियो लाएं, कौन कौन सब्जेक्ट का और वीडियो लाएं। आप हमें कमेंट के ज़रिए इन्फॉर्म करें और हम आपके सेवा में तत्पर रहेंगे। साथियों, धन्यवाद।